नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक तरफ जहां देश की राजनीति में बिहार में होने वाले खेले की बहुत ज्यादा चर्चा है, जोर शोर से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में जिस राजनीतिक खेले की बात की जा रही है उसका अंतिम नतीजा क्या आएगा, उसका अंतिम नतीजा क्या आने वाला है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे यानी एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाएंगे यानी इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाते हैं तो फिर समझौते का फॉर्मूला क्या होगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे। इन तमाम कयासों के बीच और बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कि चुनाव नियत समय पर अक्टूबर में होंगे या फिर बीच में ही विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे, इस बीच बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबरें भी जोर शोर से उठने लगी है। लेकिन इन सब के बीच आज मैं युग चरण पर आपसे बात बिहार की राजनीति पर नहीं करूंगा बल्कि देश की राजनीति, देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति पर बातचीत करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यादा संभावना इस बात की है कि फरवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। एक ही चरण में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 14 जनवरी के आसपास कभी भी चुनाव आयोग दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की और उस रैली के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दिल्ली की जनता को समर्पित किया। भाषण के दौरान उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगातार हो रहे कई घोटालों की याद दिलाकर आम आदमी पार्टी सरकार को, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को घेरने की घोषणा की। वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप के रूप में जाना जाता है, आपको वो आपदा कहते हुए नजर आए। बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक बोल गए कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को, देश की राजधानी दिल्ली की जनता को आपने नहीं बल्कि एक आपदा ने घेरा हुआ है। घोटाले हो रहे हैं, खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चोरी भी की जा रही है, ऊपर से सीना जोरी भी की जा रही है। अन्ना हजारे को भी धोखा देने का उन्होंने आरोप लगाया, दिल्ली की जनता को भी धोखा देने का उन्होंने आरोप लगाया और पलटवार भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने ही तरीके से नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन तक चला दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या झूठ बोला, यानी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से झूठा नेता बताते हुए, झूठ बोलने वाला नेता बताते हुए एक पूरा प्रचार अभियान छेड़ दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा वर्जन ही माना जा सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में चुनाव लड़ती है और भाजपा को लगातार मात देती रहती है। आपको याद दिला दे, 2013 में पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, टीम अन्ना, टीम अरविंद, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन और 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में 70 में से 28 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई और उसमें कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल, आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को घेरने वाले अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह को भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट मंत्रियों का
असरदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के 8 विधायकों के बल पर 2013 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 49 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। 2015 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर, जी हां 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई और जो कांग्रेस शीला दीक्षित के जमाने में लगातार 3 बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बना चुकी थी, उसके खाते में सीटें आई 0। इसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस एक बार फिर 0 पर सिमट गई। इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें तो घटी, लेकिन 70 में से 62 सीटों की जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने फिर से सरकार बनाई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है, जब मैं जिक्र कर रहा हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर गए। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही, दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का एक तरह से श्री गणेश दिल्ली में कर दिया है। लेकिन वो कितना प्रभावी होगा यह आपको इतिहास से समझना होगा। 2013 के विधानसभा चुनाव को अगर अलग रख दिया जाए तो 2014 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव के अगले साल यानी 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, जिस दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सांसद जिताकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए थे, उसी दिल्ली की जनता ने विधानसभा के चुनाव में, जिस समय नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रियता के चरम पर थे, भाजपा को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें दी। लोकसभा चुनाव में 7 सांसद जिताए, सभी सांसद जिता दिए दिल्ली की जनता ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में 70 में से सिर्फ 3 सीटें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। जबकि चुनाव प्रचार अभियान का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी थे उस समय, जो अपने लोकप्रियता के चरम पर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार कर लिया। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता दिया। लेकिन उसके अगले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा के विधायकों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन वो भी 8 पर जाकर ही अटक गई। अरविंद केजरीवाल को 2020 में भी नरेंद्र मोदी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाए। 2024 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को दे दी। और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सूखे को खत्म करना चाहते हैं, जो सूखा 1998 से बना हुआ है। जी हां, दिल्ली में जब दोबारा से विधानसभा की स्थापना की गई 1993 के पहले विधानसभा चुनाव में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय दिल्ली में 1993 में विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय भाजपा की जो एक बीमारी थी कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था। हवाला डायरी में नाम आया, मदन लाल खुराना को इस्तीफा देना पड़ा, साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। सुषमा स्वराज के नेतृत्व में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया और 1998 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतकर शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। 2003 में फिर से वो दूसरी बार चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। 2008 में लगातार तीसरी बार शीला दीक्षित दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद
यानी 1998, 2003 और 2008 के बाद जब चौथा चुनाव शीला दीक्षित का आया 2013 में, तो उन्हें आम आदमी पार्टी के हाथों न सिर्फ विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अरविंद केजरीवाल के हाथों शीला दीक्षित को अपनी सीट यानी नई दिल्ली विधानसभा की सीट भी गंवानी पड़ी। तो कांग्रेस की यह हालत है। इस बार कांग्रेस जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा तनाव में आ गई है। आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही है। भाजपा एक तरफ जहां अपना सूखा खत्म करना चाहती है, वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ दिल्ली में अपने जीरो के अभिशाप को खत्म करना चाहती है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जानकार ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में अपना सबसे कठिन विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसका फायदा भाजपा को होगा या नहीं, ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गी वासियों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीना था, दिल्ली के मुसलमानों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीन लिया था, दलितों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीन लिया था, अगर वो मुसलमान, दलित और झुग्गी झोपड़ी वासियों का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। जाते जाते मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों के साथ आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना की, आम आदमी पार्टी की तुलना आपदा से की, सीधे सीधे ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के नाम का इस्तेमाल कर, धोखा देकर, दिल्ली की जनता को धोखा देकर दिल्ली की सत्ता में आए। उन्होंने तमाम घोटालों का जिक्र किया, शराब घोटालों का जिक्र किया, बस घोटाले का जिक्र किया, स्कूल रूम यानी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लासरूम बनाए गए, वो उन घोटालों का जिक्र किया। एक एक करके अरविंद केजरीवाल के तमाम घोटालों की लिस्ट को नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनवाते हुए नजर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो फिर यही उठता है कि लगातार दिल्ली की गद्दी यानी 2015-2020 का विधानसभा चुनाव जीतकर, यानी पिछले 10 सालों से, 10 साल, लगभग 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। बाद में इस्तीफा देकर उन्होंने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया। इसमें मैं 2013 के उनके संक्षिप्त कार्यकाल को अगर अलग भी कर दूं, तो 2014 से इस देश की गद्दी पर, इस देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज है और दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में बड़ा अजीब लगता है कि एक प्रधानमंत्री दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, एक राज्य के विधानसभा चुनाव की, एक संघ शासित प्रदेश के, एक यूटी के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश करते हुए उस प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोले, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और यह भी न सफाई दे कि उन 10 सालों में जब एक राज्य सरकार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रही थी बकौल प्रधानमंत्री, तो उस समय आपके उपराज्यपाल क्या कर रहे थे, आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे, आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही थी। इस देश के संविधान ने आपको 356 लगाने का अधिकार दे रखा है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दे रखा है। खैर ये सवाल अब पूछना बेमानी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस भी विपक्षी शासित राज्य में जाते हैं वहां वो घुसपैठ की बात करते हैं, वहां वो मुस्लिम की बात करते हैं, रोहिंग्या की बात करते हैं, मंगलसूत्र की भी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राज्य सरकारों पर रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाते रहते हैं, भ्रष्टाचार की बात भी करते रहते हैं। जांच एजेंसियां भी कार्रवाई करती है, चुनाव के समय भी छापे डाले जाते हैं, ईडी बहुत तेजी से चुनाव के समय भी कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद वो सजा नहीं दिलवा पाती। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है, अदालत उनको जमानत पर रिहा कर देती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है, अदालत उन्हें जमानत पर रिहा कर देती है। कोई ये पूछता नहीं है उन जांच एजेंसियों से कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत थे तो वो पुख्ता सबूत अदालत में क्यों नहीं रखे गए। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, जिन शब्दों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, निश्चित तौर पर वो नेता है, सरकार चलाते हैं, सबूत होंगे, तथ्य होंगे उनके सामने, लेकिन उन तथ्यों, उन सबूतों को अदालत के सामने पेश कर ऐसे नेताओं को सजा क्यों नहीं दिलवा पाती है सरकार।
यही बात इनकी बात के वजन को कम कर देती है। खैर, ये तमाम मुद्दे अलग है, लेकिन फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प विधानसभा चुनाव होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और मैंने बिल्कुल बताया, 2013 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, त्रिकोणीय विधानसभा बन गई थी। दिल्ली में पहली बार त्रिकोणीय विधानसभा बनी थी। और अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस अपने पुराने मतदाताओं को वापस अपने पाले में लेकर आ पाती है, अगर कांग्रेस गेन करती है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव बन जाएगा। आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ऐसे हालात में दिल्ली में भी त्रिकोणीय विधानसभा के गठन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि इस बार भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के रास्ते की बाधक नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी को अगर चुनाव हरा सकती है तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस है, क्योंकि वो जितने वोट काटेगी आम आदमी पार्टी के उतने ही उम्मीदवार हारते हुए नजर आएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में दोनों ही राजनीतिक दलों के जीत हार का फैसला, यानी दोनों ही राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला या दिल्ली में बनने वाली अगली सरकार के भाग्य का फैसला इस बार कांग्रेस के नेता करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और कांग्रेस के वो 70 उम्मीदवार करेंगे जो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से लड़ पाती है या नहीं लड़ पाती, या राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी आदत के मुताबिक अंतिम मोर्चे तक जाकर लड़ाई लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी पर, इन्हीं संभावनाओं पर इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नतीजा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट टिका हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करूंगा कि अगर आपने अभी तक युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।